आज वक्त ऐसा आ चुका है कि आदित्य ठाकरे या फिर किसी भी नेता के द्वारा कही गई बात और मीडिया के द्वारा उन्हीं नेताओं के द्वारा कही गई बात को मक्खन लगाकर परोसना वो लोग सच मान लेते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ होता है। आज वक्त ऐसा आ चुका है कि आदित्य ठाकरे फरार है, वो भी कोर्ट से। वो पूरे तरीके से गायब हो चुका है क्योंकि उसके पास में कोई जवाब नहीं है और उसके खिलाफ सबूतों की झड़ी लग चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आदित्य ठाकरे की रात की नींदें उड़ चुकी हैं। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। जैसा कि ये हुआ कि जज साहब ने ये इनसे सरकारी वकील से एक सवाल पूछा कि ये पिटीशन में इन्होंने जो कंप्लेंट दिया है उसका क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे एसआईटी बनाई है और हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन कैसा हो रहा है, कि जब गैंगरेप और मर्डर का केस है तो उसमें मतलब बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता है। दिशा सालियान केस बहुत ज्यादा जोरों शोरों पर है। 30 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई जिसमें आदित्य ठाकरे को बुलाया गया, लेकिन आदित्य ठाकरे गायब था क्योंकि आदित्य ठाकरे कोर्ट के अंदर उन सवालों के जवाब देना नहीं चाहता जिसका वो सामना कर ही नहीं सकता। वैसे आपने कई सारे इंटरव्यूज में, कई सारे मीडियाज के सामने आदित्य ठाकरे को यह कहते हुए सुना होगा कि जब भी कोर्ट में हमें जवाब देने की जरूरत पड़ेगी तो हम हाजिर होंगे और हम अपना जवाब भी कोर्ट के अंदर देंगे। A lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. लेकिन जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और कोर्ट के अंदर आदित्य ठाकरे को बुलाया गया तो आदित्य ठाकरे पूरे तरीके से रफू चक्कर था, यानी कि कोर्ट से गायब। अब आदित्य ठाकरे जवाब क्यों नहीं देता है? बात सिर्फ यहीं तक नहीं, बात और भी सारी है। आदित्य ठाकरे को लेकर ही नहीं बल्कि उन लोगों को लेकर भी कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें रखी गई जो इस बात का दावा करते थे कि इस केस के अंदर जांच चल रही है और जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन कोर्ट के अंदर न्यायाधीश ने साफ साफ कह दिया कि जब एफआईआर हुई ही नहीं तो जांच किस बात की, किस तरीके से जांच हो रही है। कोर्ट के जज साहब ने उन पुलिस वालों को भी झाड़ लगा दी जो कि 174 धारा के तहत यानी कि एक एक्सीडेंट के तहत जांच कर रहे थे, लेकिन वो जांच भी पूरे तरीके से फुस निकली। और ये जो बिना नॉलेज के 1-2 पुलिस अधिकारी है वो जो बता रहे थे कि 174 में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। 174 में इंक्वायरी होता है 174 सीआरपीसी में किसका होता है? एक्सीडेंट का होता है। लेकिन जब कंप्लेंट आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, वो 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ता है। कोर्ट ने क्लियर पूछा और सीधे तरीके से जज साहब ने पुलिस को फटकार लगा दी और यह कह दिया कि तुम्हें 4 हफ्ते का समय दिया जाता है, तुम्हें इस 4 हफ्तों के अंदर उन सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो कि दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान के द्वारा पिटीशन के अंदर डाले गए थे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, आदित्य ठाकरे अपने आप को बचाने की खूब कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश नाकामयाब हो रही है क्योंकि आदित्य ठाकरे तो क्या, और भी जो इस केस के अंदर शामिल थे उनके पास जवाब ही नहीं बन रहा है कि कैसे हम पोस्टमार्टम में जो गड़बड़ी की थी उसका जवाब कैसे दें, कैसे वो कंपाउंड के बाहर बॉडी करी थी और उसका जवाब कैसे दें, दिशा सालियान का रेप हुआ था उसका जवाब कैसे दें, उसका जो मर्डर किया गया था उसका जवाब कैसे दें। तमाम बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं जो इस केस में देने के लिए अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन जवाब कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन दिशा सालियान केस को लेकर जो नीलेश ओझा जी हैं वो पूरे तरीके से अपनी जी जान लगा रहे हैं और इस केस को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसी केस की कड़ी जो है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गुत्थी को भी सुलझाएगी। तो पुलिस अधिकारी पे भी कंटेम्प्ट लगाया है कि एसआईटी के अधिकारी ने इसके डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया और वो जो ऐसा इन्होंने एसआईटी अपने जो सीन रिक्रिएशन वगैरह है इसके जो डॉक्यूमेंट गायब करवा दिया, जो जिस सीन रिक्रिएशन में ये पाया गया था कि वो डेड बॉडी जो है अंदर गिरी है, ये सारे पे हमने एक नया लगाया है। पुलिस अधिकारी के ऊपर प्रोसिक्यूशन मांगा है, हमारा पुलिस प्रोटेक्शन मांगा। कोर्ट ने कहा सब चीज पे आपको रिप्लाई देना है 4 हफ्ते के अंदर।
राइटिंग में ऑर्डर किया है। अभी इनके लिए अभी एक चेक एंड मेट है। और आपको सबसे बड़ा झूठ आदित्य ठाकरे का यह बता देते हैं कि आदित्य ठाकरे से जब पूछा गया कि तुम 8 जून यानी कि जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई थी या फिर यह कहें कि हत्या हुई थी, उस दिन तुम कहां थे, तो आदित्य ठाकरे ने कहा तब मैं हॉस्पिटल में था क्योंकि उस दिन मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी। लेकिन जब बाद में इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया गया और जब पता लगा कि 8 जून को नहीं बल्कि 14 जून को आदित्य ठाकरे के नाना जी की मौत हुई थी, इसके बाद आदित्य ठाकरे ये कहते हुए नजर आए कि हम कोर्ट के अंदर अपना जवाब देंगे। लेकिन जब कोर्ट के अंदर बुलाया गया तो वो पूरे तरीके से कोर्ट से भी गायब थे। यानी कि हर तरीके से जो आदित्य ठाकरे हैं वो इस केस से बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीलेश ओझा जी की जो वकीलों की टीम है, जो उनके अपने एक नेटवर्क है, उनके पास में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, कुछ ऐसे पेन ड्राइव है, कुछ ऐसा डाटा है जो ये साफ साफ दिखाता है कि कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे और कौन कौन लोग इस केस को घुमाने की कोशिश शुरुआत से कर रहे हैं। यानी कि उनके गले के अंदर अब फंदा लटक चुका है। बस ये फंदा कब पूरे तरीके से इन गले में चढ़कर खत्म होगा पता नहीं। लेकिन आपको बता दें कि अब मुसीबतें इन लोगों की सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी इस केस के अंदर और बहुत जल्द आगे भी इस केस में बहुत कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को बहुत जल्द न्याय मिल जाएगा और इनकी मौत या फिर यह हत्या कहें उसका सच बाहर आ जाएगा। तो मिलते हैं कई और खबरों और अपडेट के साथ में अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।